Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about no blanket ban on firecrackers by Supreme Court. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो देखते हैं सबसे पहले करंट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फायर क्रैकर्स पे यानी कि पटाखों पे पूरी तरह से बैन लगाना संभव नहीं है. हाँ, बट सम एक्शंस मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स. तो वो सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिसकी मदद से फायर क्रैकर्स पटाखों के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिसका हमारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, उन तरह के केमिकल्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन ओवरऑल पटाखों को बैन कर पाना, जिस तरह की बातें हाल फिलहाल में चल रही थी, CPCB ने इस तरह के सजेशंस भी दिए थे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये करना संभव नहीं होगा कंसीडरिंग द इंथुजियाज्म ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद फायर क्रैकर्स. लेकिन फायर क्रैकर से जुड़ी हुई जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको बैन किया जाना चाहिए. तो एक बार ज़रा समझते हैं कि फायर क्रैकर्स में क्या किस तरह के केमिकल्स होते हैं और कैसे फायर क्रैकर्स एक्चुअली वर्क करते हैं. द केमिस्ट्री बिहाइंड फायर क्रैकर्स. तो देखिए, कोई भी फायर क्रैकर होता है, कोई भी पटाखा होता है, तो उसके अंदर मेनली दो ही कंपाउंड्स होते हैं. एक तो फ्यूल जिसको हम जलाते हैं, जिसकी मदद से आवाज़ आती है या फिर लाइट निकलता है, और इसके साथ साथ उसको जलाने के लिए एक ऑक्सीडाइजर होता है. तो ये दो केमिकल होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं. फ्यूल पार्ट विच एक्चुअली बर्न्स एंड रिलीजेज अ लॉट ऑफ साउंड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. उसके अलावा एक ऑक्सीडाइजर जो उसके कंबसन में यानी कि उसके बर्न करने में हेल्प करता है. तो ये कंबसन रिएक्शन होता है किसी भी फायर क्रैकर के एक्सप्लोड होने से पहले. तो खासकर जो मेटल्स होते हैं किसी भी फायर क्रैकर के अंदर, आप देखिए ये जो फ्यूल वाला कंपोनेंट है इसमें अलग अलग तरह के मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है. और मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के आउटसाइड में किस तरह का इलेक्ट्रॉन है. वन इलेक्ट्रॉन है जो हाईएस्ट या जो टॉप मोस्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है. उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि उस मेटल से किस तरह की लाइट निकल के आएगी. आई होप आपको अपना बेसिक केमिस्ट्री याद आ रहा होगा. कोई भी मेटल के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब भी उसको हीट किया जाएगा, एनर्जी दी जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट में पहुंच जाते हैं. मतलब अपने टॉप मोस्ट ऑर्बिटल से भी जंप करके वो एक दो और ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं. वापस से जब वो रिटर्न आते हैं अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, तो उस प्रोसेस में लाइट रिलीज होती है. तो ये एक बेसिक केमिस्ट्री है किसी भी पटाखे के, फायर क्रैकर के काम करने के पीछे. अलग अलग तरह के जब मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो अलग अलग तरह की लाइट्स निकलती है. फॉर एग्जांपल अगर बेरियम का इस्तेमाल किया जाए तो उससे ग्रीन लाइट निकलती है. स्ट्रॉन्सियम या लिथियम का इस्तेमाल किया जाए तो रेड लाइट निकलती है. यहाँ पे तमाम चीज़ें दी हुई हैं. जैसे सिल्वर का इस्तेमाल, सिल्वर कलर आएगा जब अगर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाए. तो इट्स केमिस्ट्री बिहाइंड द डिफरेंट कलर्स. और केमिस्ट्री में भी जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल स्टेट है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस लेवल तक वो जंप कर जाते हैं व्हेन एनर्जी सप्लाइड, वो सारी केमिस्ट्री डिपेंड करती है कि वो जो फायर क्रैकर है वो किस तरह का कलर रिलीज करेगा. अब जरा देखते हैं सम डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग क्रैकर्स, ताकि उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली या हेल्थ फ्रेंडली बनाया जा सके. तो हमारे देश की जो एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जिसका मेन काम होता है साइंटिफिक फील्ड में अलग अलग डेवलपमेंट करने का. तो इस CSIR का जो एक सेंटर है नागपुर में, नीरी सेंटर, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो CSIR नीरी सेंटर एट नागपुर, इसने एक नए तरह का फायर क्रैकर, नए तरह के पटाखे डेवलप किए हैं जिससे कम साउंड और लाइट निकलता है, जो ओवरऑल हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता है. प्लस ये जो फायर क्रैकर है वो 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर रिलीज़ करता है. इस फायर क्रैकर में पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजर की तरह यूज़ किया जाता. तो मुद्दा ये है कि एक नए तरह के फायर क्रैकर डेवलप किए हैं CSIR नीरी ने,
जो काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिनको ग्रीन क्रैकर भी कहा जा रहा है। उसमें साउंड कम रिलीज़ होता है, पार्टिकुलेट मैटर कम रिलीज़ होता है। ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दीज QR कोड्स। तो अगर आप इस दिवाली आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप बस ग्रीन क्रैकर्स ही जलाएं, और जब क्रैकर्स खरीदने जाएं तो उसके पैकेट के ऊपर देखें इस तरह का QR कोड होगा, उस पर CSI या नीरी लिखा होगा। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं बाय यूजिंग नीरी मोबाइल ऐप। और नीरी मोबाइल ऐप का के मदद से जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको सारा का सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कि ये ग्रीन क्रैकर कैसे बनाया गया है और कैसे ये इन्वायरमेंट और हेल्थ फ्रेंडली है। The next article is taken from international segment. It is about leaders' declaration on ending deforestation. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. It is also important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो क्या है करंट न्यूज़? तो देखिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने एक नया डिक्लेरेशन किया है। इसका नाम है लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग डिफॉरेस्टेशन। नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, इस डिक्लेरेशन का मेन पर्पस है टू एंड एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। 2030 तक फॉरेस्ट की कटाई तो रोक ही दी जाए, डिफॉरेस्टेशन तो रोक ही दिया जाए, उल्टा इस डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने का इनिशिएटिव लिया जाए। ये जो डिक्लेरेशन है, लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग डिफॉरेस्टेशन ब्रॉट बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, दिस वाज डिक्लेयर्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26। तो आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 चल रही है ग्लासगो में इन स्कॉटलैंड, और वहीं पे फिर ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और इस लीडर डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग डिफॉरेस्टेशन को 100 से भी ज़्यादा देशों ने साइन कर दिया है, इंक्लूडिंग चाइना। तो चाइना भी जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है एज फार एज डिफॉरेस्टेशन इज कंसर्न, चाइना या ब्राज़ील, ये दोनों में डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है। इन दोनों ने भी अग्री कर लिया है कि ठीक है, हम इस लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग डिफॉरेस्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं। एक बात आपको समझनी है कि इंडिया का स्टैंड, इंडिया इज़ येट टू साइन दिस लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग डिफॉरेस्टेशन। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। ये जो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग डिफॉरेस्टेशन है, इसमें माना जा रहा है कि दुनिया के 85% तक फॉरेस्ट जो हैं वो कवर्ड होंगे, यानी कि दुनिया के 85% जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे अब डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ रोक दी जाएंगे, क्योंकि ये जो 100 से ज़्यादा देशों ने इसको अग्री कर लिया है। और 100 से ज़्यादा देश जो इसको अग्री करा है, उन सब को अगर मिला लिया जाए तो दुनिया के 85% फॉरेस्ट इन्हीं देशों में पड़ते हैं। तो अब जब इन देशों ने अग्री कर लिया कि 2030 के बाद से ये डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, तो समझिए कि दुनिया के 85% फॉरेस्ट जो हैं वो श्रिंक नहीं करेंगे फर्दर बियॉन्ड 2030। अब ज़रा इंडिया का कंसर्न देखते हैं, इंडिया ने क्यों इस लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन डिफॉरेस्टेशन ड्राइव को साइन नहीं किया है। तो इंडिया समहाउ हैज़ बीन स्केप्टिकल अबाउट द लिंकेजेज मेड बिटवीन फॉरेस्ट एंड ट्रेड। तो ध्यान से समझिए, जो डिक्लेरेशन है लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग डिफॉरेस्टेशन, उसमें इस तरह का कुछ स्टेटमेंट यूज किया गया है that it will cover transformative action in the interconnected areas of sustainable production, consumption, infrastructure development। यहाँ तक तो सब ठीक है। एक टर्म यूज किया गया है ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट ऑफ स्मॉल होल्डर्स एंड लोकल कम्युनिटीज। इंडिया इज स्केप्टिकल अबाउट दिस टर्म ट्रेड, क्योंकि इंडिया का मानना है कि इस ट्रेड का मतलब ये हो सकता है शायद से कि दुनिया के जो रिच देश हैं वो अपने यहाँ पे पेड़ काटते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, और दुनिया के गरीब देशों को वो पैसा दे करके अपने यहाँ पे वो फॉरेस्टेशन के लिए इनकरेज करेंगे। ट्रेडिंग, जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है, आपने सुन रखा होगा कि जो अमीर देश हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम में होता था, वो इमिशन करते रहेंगे और गरीब देशों को वो पैसा दे करके अपने यहाँ की इमिशन को कम करने के लिए कहते हैं, और ओवरऑल फिर उसको कहते हैं कंपनसेट कर देना कार्बन ट्रेडिंग करके। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड शब्द को लेकर के इंडिया के मन में थोड़ा स्केप्टिसिज्म है कि भाई अब आप वापस से क्या करोगे, ये फॉरेस्टेशन ड्राइव लेकर के आया, डिफॉरेस्टेशन ड्राइव, आप क्या करोगे, अपने यहाँ पे पेड़ नहीं काटोगे, रिच कंट्रीज अपने यहाँ पे पेड़ नहीं काटेंगे, या फिर अपने यहाँ पे वो थोड़े बहुत पेड़ काटेंगे भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, अपने यहाँ पे एरियाज़ कम करेंगे भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, अपने यहाँ पे खूब डेवलपमेंट भी करेंगे, रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, और इसके बदले में वो गरीब देशों को, अफ्रीकन देशों को पैसा दे देंगे, और अफ्रीकन देश इनके बदले में अपने यहाँ पे फॉरेस्टेशन करेंगे। दैट वुड बी द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड फॉरेस्टेशन। तो इंडिया इज स्केप्टिकल अबाउट दिस लिंकेज बिटवीन ट्रेड एंड फॉरेस्टेशन। इंडिया बिलीव्स कि दिस विल बी ओवरऑल डेट्रीमेंटल टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्री। जो गरीब देश हैं,
जिसको हम लोग ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ कहते हैं, फिर वो देशों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पेड़ काटते रहोगे और इस डिक्लेरेशन के नाम पे हमें पैसे दोगे, इन गरीब देशों को पैसा दोगे, भाई आप अपने यहाँ पे पेड़ लगाओ। तो इससे ये देश जो है, गरीब देश, अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी नहीं, इकोनॉमिकली कभी डेवलप होंगे नहीं, और आप लोग इकोनॉमिकली भी डेवलप होते रहोगे और हम लोग बस फॉरेस्ट को बचाते रहेंगे। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर वाई इंडिया इज स्केप्टिकल अबाउट दिस ट्रेड, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। कार्बन ट्रेडिंग के नाम पे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और रुक गई है, क्योंकि उनको पैसा दिया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा कि यार तुम अपने यहाँ पे कार्बन इमिशन मत करो, हम तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा कार्बन क्रेडिट खरीद देते हैं। तो ऐसा ही हो सकता है। जो ये सारे देश हैं, ये लाइन कही जाती है ग्लोबल डिवाइड लाइन। तो ये सारे देश हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इनको कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ, दे आर रिच कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जबकि फिर ये जो नीचे वाली कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, इंटायर अफ्रीका, अरेबिक कंट्रीज़ एंड साउथ अमेरिका, दे आर नोन एज ग्लोबल साउथ, दे आर रिलेटिवली पुअर कंट्री। तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को इस ट्रेड से नुकसान हो सकता है, इस फॉरेस्टेशन ट्रेड से नुकसान हो सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about infrastructure for resilient island states, and this topic is important from our syllabus paper for disaster management point of view. तो देखिए, करंट न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ग्लासगो में हिस्सा लेते हुए उसके साइडलाइंस पे उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट किया। जैसे बोरिस जॉनसन ने लीडर्स समिट अनाउंस कर दिया रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन, लीडर्स डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन अनाउंस कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 के साइडलाइंस में एक नया इनिशिएटिव अनाउंस कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। इसका पर्पस ये है, इस इनिशिएटिव का पर्पस ये है कि जो आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री हैं, जैसे मालदीव या श्रीलंका, ऐसे छोटे छोटे, या इंडोनेशिया के कई सारे छोटे आइलैंड्स हैं, इन सारे जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं उनको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रिजिलियंट बनाया जाए। इनके यहाँ पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए कि क्लाइमेट चेंज का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर ना हो। दीज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SIDS, सिट्स, दे फेस द बिगेस्ट थ्रेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। कैसे, ज़रा समझिए। ये जो छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो ग्लेशियर्स हैं उनके मेल्टिंग के रेट बढ़ेंगे। व्हेन ग्लेशियर्स विल मेल्ट एट ए फास्टर पेस इट विल लीड टू सी लेवल राइज। पानी ओवरऑल बढ़ेगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इट विल लीड टू सी लेवल राइज, और जैसे सी लेवल राइज बढ़ेगा तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं इनका ओवरऑल एरिया घटता जाएगा, और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब ये पूरी तरह से डिसअपियर कर जाएंगे। तो जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी ओवरऑल लाइफ सर्वाइवल थ्रेट में है, दे फेस एक्सटिंक्शन। अगर सी लेवल राइज होता जाएगा तो ये लोग लैंडलेस हो जाएंगे, पूरी तरह से डूब सकते हैं। और इसी कारण से इन छोटे आइलैंड देशों के लिए, सिट्स कंट्रीज़ के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। तो इस तरह के रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए ताकि इन सारे आइलैंड स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स हैं, ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अंडर कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। तो ध्यान से समझिए, CDRI एक ऑलरेडी इनिशिएटिव ली जा चुकी है 2019 में। CDRI के अंतर्गत ये पहला इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट। तो CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है ये ज़रा समझिए। इसको समझने के लिए ध्यान से समझिए ज़रा सा। हर बार जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो उसके बाद हम सब इमीडिएट रिलीफ में लग जाते हैं, कैसे लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जाए, रिहैबिलिटेशन किया जाए, वापस से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। तो इस यहाँ पे एक मेजर गलती करते हैं हम लोग। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रपोज किया ड्यूरिंग द 3rd यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट ऑन 23 सितंबर 2019। समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए। एक CDRI इनिशिएटिव ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, हमारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनिशिएटिव ऑलरेडी 2019 में प्रपोज कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उसमें उनका कहना है कि जब फ्लड आ जाता है, जब अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि डिजास्टर हो जाता है, तब हम लोग रिलीफ काम में लगते हैं। क्यों ना हम कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप किया करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट हो,
इस तरह के डिजास्टर के लिए, यानी कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया में इस तरह के घर बनाएं जो अर्थक्वेक को विथस्टैंड कर सके। फ्लड प्रोन एरिया में इस तरह के कुछ घर बनाएं या रोड बनाएं जो फ्लड को विथस्टैंड कर सके। तो डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पूरे दुनिया भर में कोऑपरेशन बिल्ड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2019 में उन्होंने प्रपोज किया वाइल मे गिविंग ए स्पीच ऑन एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि डिजास्टर के इम्पैक्ट ही नहीं होंगे हमारे ऊपर। अभी क्या होता है, डिजास्टर हो जाता है, उसके बाद हम चलते हैं उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए। सो बेटर डेवलप डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इज मिनिमाइज। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क में कहा गया कि एवरी $1 स्पेंट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लीड्स टू गेन ऑफ $7। भाई डिजास्टर होने का इंतजार मत कीजिए, आप इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए ताकि डिजास्टर का इम्पैक्ट ही हमारे ऊपर ना हो। ये इनिशिएटिव लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में। इसका नाम दिया गया कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ये आयरिस इनिशिएटिव लिया जा रहा है फॉर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब साथ ही साथ मैंने जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात चली है तो सेंडाई फ्रेमवर्क का जिक्र किया है, जो कहता है कि जितना पैसा हम खर्च करेंगे अपने डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, उससे 7 गुना पैसा हम बचा पाएंगे इन केस ऑफ डिजास्टर। तो क्या है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन, वो जरा समझते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन की थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाज हेल्ड एट सेंडाई इन जापान इन 2015। तो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती रहती है ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि डिजास्टर का रिस्क जो है वो कैसे रिड्यूस किया जाए हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तीसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 में, जहाँ पे सेंडाई में इन जापान हमने ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन को अडॉप्ट किया है फॉर 15 ईयर, फ्रॉम 2015 टू 30। तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने अडॉप्ट किया है 2015 से 30 तक, वैसे ही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के गोल हमने अडॉप्ट किए हैं फ्रॉम 2015 टू 30, जिसको हम लोग सेंडाई फ्रेमवर्क कहते हैं। तो याद रखना, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन इज रिलेटेड विथ डिजास्टर मैनेजमेंट। इट फोकसेज ऑन रिडक्शन ऑफ डिजास्टर रिस्क। इसमें 4 बेसिक एरियाज पे फोकस किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क, कहाँ कौन कौन से एरिया में किस किस तरह के डिजास्टर के रिस्क हैं। देन फोकस ऑन मैनेजिंग द डिजास्टर रिस्क, डिजास्टर्स के जो भी रिस्क हैं जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, उसको मैनेज करने पे फोकस किया जाएगा। मैनेज इन द सेंस कि वहाँ पे रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए, कि इस तरह के बिल्डिंग बनाए जाए जो अर्थक्वेक के केस में ज़्यादा कम से कम नुकसान हो। और चौथा फोकस रहेगा ऑन बेटर रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कि अगर डिजास्टर हो भी जाता है तो उस केस में देयर शुड बी बिल्ड बैक बेटर, जल्दी से जल्दी लाइफ को नॉर्मल पहुँचाने के लिए पे भी फोकस रहना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन पे भी फोकस होना चाहिए। तो दैट इज सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन अडॉप्टेड इन थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। मैंने 3 बातें बताई हैं, तीनों को मैं समराइज कर देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लासगो में ये आयरिस इनिशिएटिव अनाउंस किया है ताकि जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वहाँ पे उनकी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा सके अगेंस्ट सी लेवल राइज। ये जो आयरिस इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ पार्ट ऑफ और अंडर कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया था 2019 में। इसका पर्पस था कि पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे जो जो डिजास्टर के रिस्क हैं उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाए ताकि डिजास्टर का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाए। और CDRI के अलावा मैंने एक चीज़ और बताई, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, तीसरे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन अडॉप्ट किया गया है, जिसमें 2015 से 2030 तक के लिए एक टारगेट सेट किया गया है पूरे दुनिया भर के लिए, अलग अलग कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं, ताकि वो अपने अपने यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम कर सके। दिस सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज़ अ वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Samudrayan project. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view.
तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, क्या है करंट न्यूज़ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने भारत का, इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, उसको लॉन्च कर दिया है चेन्नई कोस्ट से। इस तरह से देखिए, इस तरह का ये सेल है, मैन्ड समुद्रयान, मैन्ड ओशन मिशन, यानी कि इसके अंदर 3 लोग, 3 मरीनर्स इसके अंदर रहेंगे जो ओशन के नीचे सब सरफेस तक जाएंगे और स्टडी करेंगे। तो दिस इज इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन, इसका नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट। इसके अंदर होगा क्या कि इट विल सेंड मेन इनटू डीप सी फॉर स्टडी ऑफ डीप सी, फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी एंड माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स इन द डीप सी। और इस टेक्नोलॉजी के साथ ही, यानी कि डीप मैन्ड मिशन इन द ओशन के साथ ही, इंडिया दुनिया के गिने चुने देशों में आ चुका है हु हैव दिस निस टेक्नोलॉजी ऑफ हैविंग सब सी एक्टिविटी। कुछ देश जैसे कि यूएस, रसिया, फ्रांस, जापान और चाइना, इंडिया दुनिया का 6ठा ऐसा देश बन चुका है जो अपने मैन्ड मिशन भेज रहा है इन डीप सी रीजन। ये जो मैन्ड मिशन है जिसका नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट, इस मैन्ड मिशन के अंदर एक इस तरह का सबमर्सिबल व्हीकल यूज किया जाएगा। सबमर्सिबल व्हीकल मतलब जो पानी के अंदर डूब करके अंदर चलने वाला, ग्लाइड करने वाला व्हीकल। इस व्हीकल का नाम होगा मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये 6000 मीटर नीचे तक जाएगा, जहाँ पे इसके अंदर बैठे हुए 3 जो मरीनर्स हैं वो डीप अंडर वाटर स्टडी करेंगे। नॉर्मली जो हमारे सबमरीन्स भी होते हैं वो मैक्सिमम 200 मीटर की गहराई तक जाते हैं। ये मत्स्य सबमर्सिबल व्हीकल ये 6000 मीटर के डेप्थ तक जाएगा, जिसके अंदर बैठे 3 लोग डीप सी स्टडी करेंगे जो डीप ओशन माइनिंग में हेल्पफुल होगा। ये जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल डीप ओशन मिशन। तो अभी डीप ओशन मिशन इसी साल जून महीने में भारत सरकार ने इसको अनाउंस किया था फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, डीप ओशन मिशन। ये 6000 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डीप ओशन मिशन। इस डीप ओशन मिशन के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिए जाने हैं। इसका पहला एक्टिविटी है ये समुद्रयान प्रोजेक्ट, जिसके अंदर ये मत्स्य 6000 नाम का सबमर्सिबल व्हीकल भेजा जाएगा। आने वाले 4 सालों में ये डीप ओशन मिशन आने वाले 2025 तक चलने वाला, 4 सालों में इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। इस डीप ओशन मिशन का पहला प्रोजेक्ट है समुद्रयान प्रोजेक्ट, जिसमें मत्स्य सबमर्सिबल व्हीकल भेजा जा रहा है टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एक, भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव की डेजिग्नेटेड नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और इसमें से सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन सी अगेन। फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो भी नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वर्स नहीं होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। That's all from our side for today. Thanks for watching.